तरफ आए, अगला क्वेश्चन है ताइवान चीन से अलग हुआ। तो अगर आप चीन को देखते हैं, भारत के जस्ट ऊपर है, तो उसका जो है एक देश है अभी के समय पे चाइना, ताइवान, जो कि चाइना से अलग हुआ था 1949 के अंदर। एंड ये मानता है कि ये क्या है, एक स्वतंत्र कंट्री, यानी अलग देश है ताइवान, लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है वन चाइना पॉलिसी के अंदर। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, तो यहाँ पे 1949 के अंदर जो है सेपरेट हो गया था ये। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ये आपके 21 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले तो सेक्शन ए में आपके एग्जाम पेपर में। आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। एंड एमसीक्यू अगर आप एक बार ही देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शंस को देखकर। आगे हम आते हैं अब सेक्शन बी की तरफ, जो कि है आपका 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें रहेंगे। एंड ये आपका जो है 22 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन करें। तो लेखन कला और शहरी जीवन जो आपका चैप्टर है, उसमें आपने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा होगा। तो लेखन कला यानी लिखने की जो कला आज हम लिखते हैं, उसके वर्णन करना है क्रमबद्ध विकास का, यानी लाइन से आपको बताना है कि कैसे-कैसे विकास हुआ लेखन कला का। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मेसोपोटामिया के लोग जो है मिट्टी की पट्टिका ऊपर लिखा करते थे। जो मिट्टी हुआ करती थी उसी की पट्टिका बनाकर जो है लिखा करते थे। चिकनी मिट्टी को आकार देकर जो है सुखाया जाता था। फिर जो है जहाँ पर लिखते थे, जो जगह लिख जैसे मान लेते हैं इस जगह पे लिखना है, तो इसको क्या है, इसकी सतह जो चिकनी बनाई जाती थी। फिर जो है सरकंडे जो हुआ करते थे, उसकी तीली की नोक से जो है पट्टी पर लिखा करते थे। पट्टी को धूप में फिर सुखा दिया जाता था और वो पक्की हो जाती थी। और यहाँ पर हमें कई ऐसे सैकड़ों जो है पट्टिकाएँ मिली है, जिससे ये हम कह पाते हैं कि क्रमबद्ध विकास कुछ इस तरह से हुआ होगा लेखन कला का। तो ये आपका इसका राइट राइट आंसर आ जाएगा कि लेखन कला का किस प्रकार से जो है विकास हुआ, उसका आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया के अंदर जो हुआ था, और ये मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर हुआ था। लिखने वाली जगह को जो है चिकना कर दिया जाता था। फिर उससे जो है लिखकर सरकंडे की जो नोक हुआ करती थी उससे लिखा करते थे, फिर उसे धूप में सुखा दिया जाता था। ये इसके प्रोसेस थे। आगे हम देखें इंग्लिश मीडियम में, डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग आर्ट। तो द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया यूज्ड टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स। द क्ले वाज शेप्ड एंड जो है ड्राइड, एंड द राइटिंग सरफेस वाज मेड स्मूथ। इट वाज रिटन ऑन द स्ट्रिप with the tip of a जो है reed stick. The bandage used to be firm after जो है drying in the sun. Hundreds of जो है pellicles have been found here from the excavation. ये आपका आ जाएगा। इसी के अंदर और में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नंबर के ये क्वेश्चन है, मैंने ज्यादा पॉइंट बता रखे आपको, इतने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, बाकी 3 पॉइंट से ज्यादा आप ना लिखें, ठीक है। इसके अंदर और के अंदर पूछा गया, मारी नगर एक जो है प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए व्यापारिक नगर वो होता है जहाँ से जो है व्यापार होता है। ये व्यापार का मतलब है कि आप सामान बेच रहे, खरीद रहे एक जगह से दूसरे जगह। तो मारी जो नगर है, आपको बताना है उसके अंदर कि वह एक व्यापारिक नगर था, तर्क देकर बताइए। तो अगर हम देखें, मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा आदि माल जो है फरात नदी से जो है तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ जो है व्यापार होता था। पहले के अगर समय देखें हम, तो पहले के समय जो व्यापार हुआ करते थे वो नदियों के माध्यम से हुआ करते थे, ठीक है। आज के समय जैसे हम अब फ्लाइट्स है या बहुत सारी तकनीक है जिससे हम जहाज है उससे हम जो है व्यापार कर पाते हैं। लेकिन उस समय क्या था, नदियों के माध्यम से ही व्यापार किया जाता था एंड इस चीज़ों का व्यापार किया जाता था। दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत जो पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब व तेल के पीपों से लदे होते थे, मारी में ही रुकते थे। देखिए अगर आप देखेंगे भारत के मैप को, तो भारत का मैप अगर दक्षिण की तरफ देखेंगे, ठीक है? तो दक्षिण की तरफ यहाँ पे आता है श्रीलंका। एंड कोई भी देश जाता है ना यहाँ से गुजर कर, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाके रुक जाता है। यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह है या पोर्ट जिसे कहते हैं, जहाँ पे जाकर जो है कोई जा रहा हो एंड जैसे आप देखते हैं ना आज के समय कि हम सड़क पे चल रहे होते हैं एंड हमें कोई जो है रुकने की जगह मिल जाती है, तो हम खाना पीना खा लेते हैं फिर जाते हैं आगे की तरफ। ऐसे ही समुद्र में भी होता है। अगर उसका देश ऐसी जगह लोकेट है जहाँ पे एक तरह से रुका जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे किनारे पे है हम्बनटोटा बंदरगाह, यहाँ पे रुकते, फिर आगे का सफ़र जारी करते। तो ऐसे ही मारी भी था। मारी जो है दक्षिणी नगरों को जाने वाले जो पोत जो पत्थर, लकड़ी, चक्की, लकड़ी, शराब व तेल के पीपों से लदे होते थे जो मारी में जाकर रुकते थे। ये ऐसे हो गया, आप समझ सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बताया है, ये श्रीलंका में नहीं है।
लदे माल पर जो है फिर यहाँ पर जो अगर आप रोकते हैं या आप उस जगह से जाते हैं उसकी सीमा से, तो उसके ऊपर कर भी वसूल किया जाता था। यह नगर उन दिनों तांबे व टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मारी नगर व्यापार के लिए संपन्न व समृद्ध नगर था। तो ये रीजन्स आप डाल सकते हैं। एंड पता कैसे चलता है कि हाँ, आपका व्यापार होता है एक जगह, अगर पूरा वर्ल्ड है एंड वर्ल्ड में कोई एक चीज़ यहाँ पर है और यहाँ पर जा रही है, हमें उतने पुराने समय का कैसे पता चल जाता है कि व्यापार हुआ करता था इस रास्ते से? देखिए, रास्ते फिर भी अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन व्यापार हुआ करता था, हम ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर आप देखेंगे आज के समय जो तेल है, वो ज़्यादा जैसे सऊदी अरब है, ठीक है? यहाँ की जो कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़, इनके पास क्या है बहुत सारे तेल है, लेकिन भारत के पास कोई तेल भंडार नहीं है, तो हम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं अपने पास तेल। तो इससे हम देखते हैं कि यहाँ पे तेल पाया जाता था और यहाँ पे भी हमें तेल पाया गया थोड़े-थोड़े एंड यहाँ पे जो है हमें डब्बे के अंदर पाया गया मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचे थे क्योंकि पूरी दुनिया में तेल कहीं नहीं पाया जाता था, सिर्फ़ यहीं पाया जाता है। ऐसे ही अगर चावल देखें हम, तो चावल देखेंगे आप एशियन कंट्रीज़ के अंदर ही पाया जाता है। यहाँ पे आपका चावल नहीं पाया जाता। तो आप उससे इन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल जो है व्यापार किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मारीनगर वाज़ अ फेमस ट्रेडिंग सिटी, एक्सप्लेन विद जो है आर्गुमेंट, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। मारीनगर वाज़ लोकेटेड एट एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट फ्रॉम हियर द गुड्स लाइक वुड, कॉपर, रांगा, ऑयल, लिक्वर ईटीसी वर ट्रेडेड विद टर्की, सीरिया, लेबनान ईटीसी फ्रॉम द जो है यूफ्रेटस रिवर। यहाँ पे और पॉइंट देख सकते हैं जैसे 10% टैक्स जो है लिया करते थे। This city was famous for the trade of copper and tin in those days। ये आप डाल सकते हैं, ये आ जाएगा इसका इंग्लिश मीडियम में आंसर। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रोम साम्राज्य सांस्कृतिक विविधता का अनुपम मिश्रण था, इस कथन की विवेचना करिए। जो रोमन साम्राज्य था उसके बारे में कहा गया सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। अब भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह से कि भारत सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप अगर भारत के मैप को देखते हैं तो वहां पे आप देखते हैं उत्तर की तरफ जाते हैं तो यहाँ का रहन सहन खान पान जो है अलग हो जाता है, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अलग हो जाता है। क्या भाषाएँ कितनी सारी बोली जाती है, यानी विविधता भरी हो। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है रोमन साम्राज्य में, धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं देवताओं में भरपूर जो है विविधता पाई जाती है। बोलचाल की अनेक भाषाएँ, वेशभूषा की विभिन्न शैलियों, तरह-तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के भिन्न-भिन्न रूप एंड बस्तियों के अनेक रूप। तो ये आप भारत के अंदर भी पाते हैं। लेकिन ये पूछा गया रोम साम्राज्य के संदर्भ में, तो आप बता सकते हैं। 3 नंबर में आए तो भाषाओं के बारे में आप बता दें, वेशभूषा के बारे में बता दें। आप जो है यहाँ पे भोजन के बारे में बता सकते हैं कि भोजन भी क्या है, बहुत तरह-तरह के पाए जाते थे। तो ये आप बता सकते हैं इसके अंदर। इंग्लिश मीडियम में देखें, द रोमन एम्पायर वाज़ अ यूनिक जो है जो है amalgam of culture diversity discuss this statement। तो यहाँ पे great diversity of religious sects and local जो है deities, multiple language जो है spoken, various styles of जो है costumes, variety of foods आप यहाँ पे डाल सकते हैं, different form of social organization and multiple form of जो है settlements, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मंगोल के इतिहास पर जो है विश्वास न कर पाने के क्या कारण है? अब आजकल जो हमें हमें हिस्ट्री जो पढ़ते हम, तो हमें कहीं न कहीं किताबों से ही पता चलता है, ठीक है? वो किताब भी कहीं न कहीं से लिए होंगे क्योंकि राइटर भी जो है कहीं न कहीं से सोर्स लिया होगा। तो मंगोलों का जो इतिहास है उस पर विश्वास न कर पाने के क्या कारण है? देखिए, अगर कोई क्रूर शासक है एंड क्रूर शासक कोई भी हो, क्रूर शासक शासक का मतलब है कि ऐसा शासक जो बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है, ठीक है? सिंपल देख लिया हम तो। अगर उसका एक पूरा राजमहल है, उसका दरबार है एंड उसी के लोग जो है लिख कर बाहर दे रहे हैं उसके बारे में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी बातें क्या है अच्छी-अच्छी करेगा उसके बारे में, कोई बुरी बातें नहीं कहेगा, जिससे क्या है वहाँ के राजा को ठेस पहुँचे। तो मंगोलों का भी कुछ ऐसा ही है। मंगोलों का जो एक तो इतिहास है वो खुद रचित नहीं है। यानी इन्होंने खुद नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है। जानकारी के स्रोत अगर हम देखें तो इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। जो भी हमें सबूत मिलते हैं ना, इतिवृत्त के माध्यम से, यात्रा वृत्तांत यानी कोई घूमने गया, जैसे आज के समय आप जाते देखते हैं वीडियोज़, ट्रैवलर गया वहाँ पे, तो आज तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है पूरा। लेकिन पहले के समय क्या हुआ करता था, पहले के समय जाता था कोई भी ट्रैवलर घूमने के लिए तो वो लिख लिया करता था कि यहाँ पे इसने ये देखा एंड आप बहुत ज़्यादा जो है फ्रांसवा बर्नियर हो गया, अल्बेरुनी हो गया, आप इंडिया के संदर्भ में जानते होंगे या आप 12th के अंदर पढ़ेंगे इस बारे में।
नगरीय साहित्यकार, जो नगर के साहित्यकार थे, उनके दस्तावेजों से ही हमें जो है मंगोलों के इतिहास के बारे में पता चलता है। लेखकों की यायावरी जीवन की जो है जानकारी जो है पक्षतापूर्ण, अनेक जो मंगोल जो है अनेक लेखक जो है, जो भी लेखक लिखने वाले थे, मंगोलों के आश्रय पर ही क्या थे, निर्भर थे। यानी मंगोल ही उन्हें पालते थे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है उनके साथ जो है या ऐसी चीज़ें लिखे उनके बारे में जो खराब हो। यानी इसीलिए उनका वर्णन जो है सहानुभूतिपूर्ण रहा होगा। अन्य ने उन्हें लुटेरा और नरसंहार करने वाला कहा। लोगों ने उन्हें जो है नरसंहार और लुटेरा भी कहा है, एंड इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो था कैसा? ठीक है? तो इसीलिए उस पर जो है विश्वास नहीं कर पाते हैं, जो भी इतिहास है मंगोलों के बारे में। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट आर द रीज़न फॉर नॉट बिलीविंग द हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स? द रीज़न फॉर दिस आर एज़ फॉलो। तो यहाँ पे द मंगोल्स डू नॉट हैव अ सेल्फ कंपोज्ड हिस्ट्री। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मेनली जो है क्रोनिकल्स, ट्रैवलर्स एंड जो है डॉक्यूमेंट ऑफ अर्बन राइटर्स, बियस्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द itinerant life of writers. Many writers depend on Mongol shelter. So the description was जो है sympathetic. Other called him a murderer and जो है murderer. आप यहाँ पे कह सकते हैं लुटेरा और मर्डरर कह सकते हैं आप इसे। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग एक विशेष हैसियत थी? यानी फ्रांसीसी समाज में जो अभिजात वर्ग था उसके बारे में पूछा गया। एक तरह से उसकी विशेषता बतानी है आपको। तो उसकी एक विशेष हैसियत थी फ्रांसीसी समाज में, जैसे संपदा पर स्थायी तौर पर पूरा नियंत्रण होता था इनका। सैन्य क्षमता जो है अपनी बढ़ा सकते थे ये, स्वयं का न्यायालय लगा पाना, अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकना तथा अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होना। तो आप इससे कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग जो था एक विशेष हैसियत रखता था फ्रांसीसी समाज के अंदर, क्योंकि उनके पास जो धन संपदा है उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होता था। अपने खुद का जो है सैन्य क्षमता जो है, यानी सैन्य अपना बना सकते हैं, गुट बना सकते हैं, स्वयं का न्यायालय बना बना सकते हैं, ठीक है? खुद की जो है मुद्रा प्रचलित कर सकते हैं, ये चीज़ें इनके पास थी, एंड अभिजात वर्ग इसलिए जो है एक विशेष हैसियत रखता था। On what basis can you say that the aristocracy had a special status in French society? फुल कंट्रोल ओवर जो है assessed permanently, increasing military जो है कैपेबिलिटी आप कर सकते थे, being able to set up own court जो है circulation of own currency एंड टू बी द ओनर ऑफ ऑल द पीपल सेटल ऑन हिज लैंड, यानी जहां इसके लैंड पे जो भी लोग बसे होते थे उनके ये मालिक हुआ करते थे। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट करें। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज के बारे में हो रही है कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो पारिवारिक निर्णयों में तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। देखिए, किसी भी समय महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा जाए ना, एक चीज आता है हिस्ट्री से निकल कर कि जो महिला जो है जिनके पास धन बहुत ज्यादा था, पैसा बहुत ज्यादा था, वो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जिनके पास धन नहीं था, बिल्कुल गरीब थे, तो उनके पास क्या है, उनकी स्थिति खराब ही होगी। कारोबार चलाने में महिलाओं की कोई राय नहीं, यद्यपि दहेज और जो है दहेज जो मिलता था उसको कारोबार में लगाया जाता था। व्यापारी महिलाओं की स्थिति देखिए यहाँ पे तो भिन्न-भिन्न बताया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन महिलाओं के पास पैसे थे, वो महिला की स्थिति अच्छी थी, जो जिनके पास पैसे नहीं थे, वो उनकी अच्छी स्थिति नहीं थी। वैसे अगर हम देखें तो नॉर्मली आप ये लिख सकते हैं, जैसे जो भी फैसले हुआ करते थे उनमें उनकी राय नहीं ली जाती थी, कोई भागीदारी नहीं। कारोबार चलाने में जो है महिलाओं की कोई राय नहीं ली जाती थी, और दहेज जो मिलता था उनको कारोबार में लगाया जाता था, काम में लगाया जाता था पुरुषों के द्वारा, और व्यापारी महिलाओं की स्थिति भिन्न-भिन्न थी। इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन जो है मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी। तो नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फैमिली डिसीजन एंड इन पब्लिक लाइफ। वुमेन हैव नो से इन रनिंग द बिजनेस, ऑल्सो डाउरी वाज यूज्ड इन द बिजनेस। डिफरेंट स्टेटस ऑफ बिजनेस वुमेन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बासिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया, विवेचना करें। मूल बासिंदे का मतलब है कि वो लोग जो यहाँ यहाँ के ही निवासी बहुत पहले से रह रहे हैं, एंड ये इनकी ही जमीन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तरह इन जो मूल बासिंदे थे उनको हटाया जमीन से। तो जमीन की कम कीमतें दी गई, यानी एक तरह से आप देखें तो जमीन को क्या है, कम कीमतों में खरीदना। जमीन इन्होंने बहुत ज्यादा ली और पैसे बहुत कम दिए। उन्हें आलसी कहा जाता था, जो यहाँ पे मूल बासिंदे थे उनको आलसी कहा जाता था।
उन्हें छोटे इलाके में कैद कर दिया गया और उन्हें असभ्य कहा जाता था। यानी यहाँ पे देखें तो जमीन को खरीद कर एक तो कम पैसा देकर ज्यादा जमीन ले ली, साथ ही साथ यहाँ पे जो जमीन बेचता नहीं था ना, उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा यानी गलत तरीके से भी जो है जमीन जो हथियाते थे। तो इस तरह से इनको जो है मूल बासिंदों को धीरे-धीरे एक छोटी सी जगह में एक इलाके में कैद कर दिया गया और उन्हें बहुत तरह की बातें जैसे उन्हें आलसी, उन्हें असभ्य ये सारी चीज़ों का वर्ड का यूज़ करते थे कहने के लिए। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्कस हाउ द ओरिजिनल जो है इनहैबिटेंट्स वर एविक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू एक्सपेंड इट्स जो है सेटलमेंट। तो लो लैंड प्राइस वर गिवन, took more land, जो है gave less money. He was called lazy, confined them to small areas. They were called जो है barbarians. तो ये आप कह सकते हैं इसमें। एंड इसी के अथवे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जापान के बारे में पूछा गया, जैसे जापान के अंदर जो है 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था का वर्णन करना है। यानी न्यू स्कूल जो सिस्टम है उसके बारे में बताना है कि 1870 में जापान ने क्या बदलाव किए। तो यहाँ पे देखिए जापान ने 1870 में क्या-क्या बदलाव किए। 1870 के दशक में जो है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए स्कूल जाना जो है जरूरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। 1910 तक स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। 1870 में स्टार्ट हुआ था ये एंड 1910 आते-आते अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो है विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस जो है यहाँ पे बहुत कम रखी गई थी। शिक्षा मंत्रालय पाठ्य चर्चा पर किताबों का चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। किताबों में माता-पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। तो ये कह सकते हैं 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था के बारे में, जो कि जापान में हुआ था। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे मेंशन द न्यू स्कूल सिस्टम एडॉप्ट इन जापान इन द 1870s। तो ये आप डाल सकते हैं जैसे 1870s में इंग्लिश मीडियम में ये पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये आपका जो है सेक्शन भी खत्म हो जाएगा जिसके अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आपने देखे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं हिस्ट्री का एंड पार्ट 2 हम जल्दी डिस्कस करेंगे। जो आगे के क्वेश्चंस रह गए उसको हम पार्ट 2 में कवर कर देंगे। हाँ, पार्ट 2 का लिंक आपको जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्दी, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा। आपको उस पर क्लिक करना है और चैनल जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।